रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी 2 शादियों के टूटने पर जब आरती अपनी मां कांता के साथ घर लौटती है तो उसकी पड़ोसन नीलम ये देखकर कुछ औरतों के साथ खड़ी होकर ताना मारते हुए कहती है। लोग कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन देख रही हो ना बहन कांता की बेटी को कि 2 शादियां हो गई और दोनों ही नाकाम। जो लड़की एक जन्म नहीं निभा पाई किसी के साथ, वो आगे 7 जन्म कैसे निभाएगी। नीलम बहन, माना मेरी बेटी की 2 शादियां नाकाम हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलती की है। और जब किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं चल सकता तो समाज के डर से उसमें बंधे रहने से अच्छा है उसे तोड़ देना। हाँ कांता बहन, सारी गलती तो तुम्हारे दोनों दामादों की ही है, जो वो उन्हें संभाल नहीं पाए। यही कहना चाहती हो ना तुम? आंटी, माँ को आपसे कुछ नहीं कहना, आपको जो समझना है समझो। मुझे और मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती इतना बोलकर अपनी माँ को घर के अंदर लेकर जाती है और खुद अंदर आकर रोने लगती है। लेकिन कांता अपनी बेटी को हिम्मत देते हुए कहती है, बेटी तू क्यों रो रही है? मुझे पता है तू सही है, तुझे पता है तू सही है, तो दुनिया की क्यों सुने? और मेरे लिए दुनिया की बातें जरूरी नहीं है, तेरी खुशी जरूरी है। अगर तेरी 2 क्या 4 शादी भी तोड़नी पड़ी ना, जहाँ तेरी खुशी ना हो तो मैं तोड़ूंगी। अब मुझे शादी पर विश्वास ही नहीं रहा माँ, ना ही मुझे अब कोई शादी करनी है। ऐसा नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है ना, शरीर का एक हिस्सा खराब हो जाए तो हम पूरे शरीर को बेकार समझ ले। वैसे ही तेरी 2 शादियां नाकाम रही, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी आगे की शादी भी नाकाम होगी। आरती अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है, आरती वापस से अपनी जॉब करने लगती है। उसी बीच कांता आरती की तीसरी शादी करवाने के लिए एक मोहन नाम के लड़के का रिश्ता देखती है और एक शाम आरती के घर आने पर वो मोहन की तस्वीर दिखाकर आरती से कहती है, बेटा देख, मैंने ये लड़का पसंद किया है तेरी शादी के लिए। लड़का बहुत अच्छा है, बस इसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और इसकी एक 2 साल की बच्ची है। पर माँ, मुझे नहीं करनी शादी अब। आप समझती क्यों नहीं हो? मेरी पहले ही 2 शादियाँ नाकाम रही हैं और कोई भी सुनकर शादी के लिए नहीं मानेगा। तू उसकी चिंता क्यों करती है? मैंने सब कुछ बता दिया है, वो लोग फिर भी राजी हैं, इसलिए तू बस हाँ कर दे। कांता आरती को बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जिसके कारण आरती को इस तीसरी शादी के लिए मानना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मोहन अपनी माँ सुजाता के साथ आरती को देखने आता है, जहां आरती साफ साफ अपनी पहली की 2 शादियों के बारे में उनसे कहती है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इससे पहले भी मेरी 2 शादियां हुई हैं और दोनों ही टूट गई हैं। क्या अब भी आप ये सब जानकर मुझसे रिश्ता जोड़ेंगी? बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें सब बता दिया है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जरूरी नहीं अगर तुम्हारी 2 शादियाँ नहीं चल पाई तो तीसरी भी ना चले। और मुझे मेरे घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर मेरे बेटे और उसकी बच्ची को अच्छे से संभाल ले। मेरी बेटी बहुत समझदार है, सब संभाल लेगी, आप चिंता मत करिए। मोहन और सुजाता के हाँ करने के बाद कांता ज्यादा समय नहीं लगाती और अपनी बेटी की तीसरी शादी करवा देती है और आरती अपने नए ससुराल में जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। उसकी मोहन की 2 साल की बेटी रानी से भी उसकी अच्छी तालमेल बन जाती है। लेकिन शादी के 1 महीने बाद जब आरती अपनी माँ से मिलने अपने मायके आती है तो वहाँ कांता उससे कहती है, बेटा तुझे वो लोग किसी चीज के लिए परेशान तो नहीं करते ना? नहीं माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सब ठीक है, मोहन जी भी मुझे अच्छे से समझते हैं। अच्छा, लेकिन फिर पीछे से मुझे फोन करके यूं क्यों बोलते हैं कि हमें इतना पैसा दे दो, तुम्हारी 2 शादी टूटी लड़की को हमने अपने घर की बहू बनाया है। क्या? ऐसा कहा उन्होंने? मैं अभी जाकर पूछती हूँ। नहीं बेटी, उनसे कुछ मत बोलियो, तुझे मेरी कसम। और हाँ, उन्होंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बल्कि दामाद जी की बेटी की आया के रूप में अपनाया है, इसलिए तू ज्यादा घुल मिल मत उस बच्ची से। अपनी माँ की बातें सुनकर आरती को अपने मन में अपने ससुराल वालों के प्रति शक होने लगता है। इसीलिए ससुराल जाने के बाद वो हर छोटी छोटी चीजों में कमी निकालने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब उसकी सास सुजाता अपनी पोती के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आरती के पास आती है तो आरती उनसे कहती है, माँ जी, आप हमेशा जो भी लाती हैं रानी के लिए ही लाती हैं। मैं आपकी बहू हूँ, मुझे भी कभी कुछ प्यार से लाकर दे दिया कीजिए, या मुझे बस रानी की माँ बनाकर लाए हैं आप इस घर में? बहू, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? इस घर में जो है सब तेरा ही है, तुझे मांगने की क्या जरूरत है? तू खुद भी ले सकती है
वो बच्चे खुद से नहीं मांग सकते अभी, इसलिए उसके लिए लाई हूँ। आरती सुजाता की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक रात जब मोहन को आने में देर हो जाती है तो इंतजार करते हुए आरती की आंख लग जाती है। कुछ देर में जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि मोहन आकर आरती के साइड में सो रही अपनी बेटी को कंबल अच्छे से उड़ाते हुए उसका माथा चूम रहा है। ये देखकर आरती उठती है और मोहन से कहती है, आपको मेरी चिंता है भी कि नहीं? मैं इतनी देर से आपके इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हूँ, लेकिन आपको मेरी नहीं बच्ची की फिक्र है, इसलिए अब बहुत हुआ, मुझे नहीं रहना इस घर में। आरती आधी रात को अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। मोहन के लाख समझाने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन सुबह जब मोहन और सुजाता आरती को लेने उसके घर जाने निकलते हैं, तभी कांता आती है और उन दोनों से कहती है, देखिए, मेरी बेटी अभी शादी में नहीं बंद कर रहेगी। मेरी बेटी को तलाक चाहिए। अरे बहन जी, इतनी सी बात पर तलाक? मेरी बेटी कुछ भी सहकर नहीं रहेगी यहाँ पर, इसलिए आप उसके पास आकर उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश ना करें। और तलाक के कागज ये रहे, इसमें लिखी शर्तें पढ़ के साइन कर दीजिएगा। कांता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोहन के दिमाग में ये बात खटकने लगती है कि आखिर आरती के जाते ही अगले दिन कांता ने तलाक के पेपर कैसे बनवा लिए। तो दूसरी ओर कांता घर जाकर आरती को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काते हुए कहती है, पता है बेटा, तेरे जाते ही वो तो मोहन की तीसरी शादी के बारे में बात करने लगे। मैं तो कहती हूँ तलाक दे दे उसे। माँ कैसी बातें करती हो, मेरी तीसरी शादी भी नाकाम नहीं हो सकती। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए मोहन जी को नहीं छोड़ सकती। वो वहाँ तीसरी शादी की तैयारी कर रहा है और तुझे उसकी पड़ी है। अब जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही तू करेगी। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, उम्र में बड़ा है लेकिन बहुत अमीर है। मैं तेरी उससे चौथी शादी करवाऊंगी। माँ आप ये क्या कह रही हैं? मुझे नहीं करनी कोई चौथी शादी। आरती, तुझे मेरी कसम, मैं खुद को मार दूंगी अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। और ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ। कांता अपनी कसम देकर जबरदस्ती आरती को चौथी शादी के लिए मना लेती है। तो वहीं मोहन और सुजाता को जब आरती की चौथी शादी की जानकारी मिलती है तो मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ देखा आपने, हमसे तलाक के बदले इतना पैसा लेकर अब आरती चौथी शादी कर रही है। शायद इसलिए उसकी शादी नहीं टिकती, क्योंकि वो शादी पैसों के लिए करती है। मैंने उसके पिछले दोनों पतियों से पूछा, उन्होंने भी बताया। छोटा सा झगड़ा होने पर आरती की माँ ने उनसे तलाक करवा दिया और तलाक में बहुत पैसे भी मांगे। पर बेटा, मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने देखा है, वो रानी को बहुत प्यार करती थी। बस जब से वो अपनी माँ से मिलकर आई थी, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था। मैं अपनी बहू की चौथी शादी नहीं होने देना चाहती बेटा, कुछ करना पड़ेगा। अपनी माँ के शक के चलते मोहन सारी छानबीन करता है और मोहन और आरती के तलाक के 1 महीने बाद जब आरती की चौथी शादी हो रही होती है तो मोहन अपनी बच्ची और माँ के साथ वहाँ पहुँचता है और आरती के चौथी शादी के फेरों को रुकवाते हुए कहता है, रुक जाओ आरती, ये चौथी शादी मत करो। मोहन जी आप लोग क्यों आए हैं यहाँ और होते कौन है मेरी बेटी की शादी रुकवाने वाले? मेरी बेटी का तुमसे तलाक हो गया है, इसलिए अब उसकी जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। माँ 1 मिनट। मोहन जी, तलाक के 1 महीने बाद आप क्यों आए हैं? बहू, हम तो तेरे पास अगले दिन ही आ रहे थे, जिस दिन तू घर छोड़कर गई थी, लेकिन तेरी माँ ने हमें। सुजाता उस दिन का सारा सच आरती को बताती है, जिसके बाद मोहन भी आरती को उसके 2 पतियों से सुनी हुई बातें बताता है। साथ ही तलाक के बाद लिए गए पैसों के बारे में बताता है, जिसको सुनकर आरती हैरान होकर अपनी माँ से कहती है, माँ आपने मेरे पिछले 3 पतियों से पैसे लिए तलाक के बाद, और ये बात मुझे पता भी नहीं। आपने मुझे शादी करने वाला खिलौना बना के रख दिया है माँ, आपकी खुद की बेटी को। मुझे माफ कर दे आरती, लेकिन मैं ये पैसा तेरे भविष्य के लिए ही बचा रही हूँ बेटी। मेरे वर्तमान को बर्बाद करके आप मेरा भविष्य बना रही हैं। छी, अपनी ही बेटी की शादियाँ तुड़वाते हुए आपको शर्म नहीं आई? और इतना ही नहीं, आज मैं आपके बहकावे में आकर एक और शादी करने जा रही थी, जो शायद कुछ महीनों बाद आपने तुड़वाने की सोच रखी होगी। वो बेटी, बस अब ये शादी तो नहीं होगी, और साथ ही मैं आपकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। आरती उस चौथी शादी को रोककर उसी मंडप पर मोहन के साथ अपनी चौथी शादी को अंजाम देती है, जिसके बाद वो मोहन और अपनी बच्ची के साथ एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करती है।
और कांता को धोखे से अपनी बेटी की 3 बार तलाक करवाने के लिए पैसा ऐंठने के लिए जेल हो जाती है। धर्म नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ अपनी बीवी कल्पना के साथ काशीपुर में रहता था। एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी बीवी की मौत हो गई थी। उसकी बेटी प्रियंका बहुत ही जिद्दी और खर्चीली थी, जिसे अपने पापा के पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। उसे शिव नाम के एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया था, जो कि अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए पार्ट टाइम एक डिस्पेंसरी में काम करता था। एक दिन दोनों कैफे में मिलते हैं। शिव, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती हूँ। पर किस लिए? अरे और किस लिए? अपनी शादी की बात करने के लिए यार। लेकिन प्रियंका, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम क्या चाहते हो कि वो मुझे किसी और के साथ ब्याह दे? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मैं कल ही जाकर तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। शिव अगले दिन अकेला जाकर प्रियंका के पिता धर्म से मिलता है। प्रियंका के पिता शिव को उनके घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शिव, अब हम दोनों का क्या होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे मुझे खुद ही नहीं पता यार, तुम्हारे पापा मुझे कभी पसंद करेंगे भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ शिव, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बस फिर तैयार रहो। और हाँ, अगर तुमने अब इस रिश्ते से अपने कदम पीछे किए ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिव प्रियंका किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद जैसे ही प्रियंका अपने ससुराल पहुंचती है, तो वो शिव के छोटे से घर को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। प्रियंका किसी तरह खुद को घर के माहौल में ढालने की बहुत कोशिश करती है, पर हमेशा से ऐशो आराम में पली बड़ी होने के कारण उसके लिए यह सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो आए दिन नई नई चीजों की डिमांड करने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास अमिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म की थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझसे ना इस पंखे की हवा में गुजारा नहीं होता। क्यों ना हम घर में एसी लगवा लें? कोई जरूरत नहीं है एसी की। रात को छत पर खाट लगाकर सो जाना। भगवान का एसी क्या मस्त चलता है। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है वहाँ कितने मच्छर होते हैं? अरे 2-4 मच्छर काट भी लेंगे तो कौन सा तेरा खून कम हो जाएगा। कितना पुण्य मिलेगा तुझे। कभी नहीं, मुझे एसी घर में चाहिए तो मतलब चाहिए, बस। अरे बहू, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। एसी नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे कमरे का पंखा भी उतरवा लूंगी। फिर हाथ से डुलाना बेना। हाँ। अमिता अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं प्रियंका का भी पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती है। जब शाम को शिव घर आता है तब, अरे जानू, क्या हुआ? क्या बात है? ये गुस्से से मुंह क्यों फुला रखा है तुमने? ये बात तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते जाकर? वही बता देंगी अच्छे से। अरे माँ से क्या पूछूं? तुम ही बता दो ना। मुझे ना इस कमरे में एसी चाहिए, प्लीज। मुझसे इस गर्मी में ना रहा नहीं जाता। बस इतनी सी बात, कल ही लगवा दूंगा। और बोलिए मालकिन, कुछ और सेवा हो तो? किसी तरह शिव घर खर्च को मैनेज करके प्रियंका की सारी जिद पूरी कर कर घर में एसी लगवा देता है। ऐसे ही वो कभी वॉशिंग मशीन तो कभी वैक्यूम क्लीनर जैसी डिमांड्स करने लगती है। उसकी सास को इन सब चीजों पर की गई फिजूल खर्ची को लेकर बहुत परेशानी होती है और अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए वो एक उपाय सोचती है और सीढ़ियों से गिरने का झूठा नाटक करती है। अरे माँ मर गई। मेरा सर। हाय, कोई मदद करो मेरी। प्रियंका,
शिव, हाय कोई तो सुनो, अरे मर गई। शिव और प्रियंका अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रियंका को अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और इसी वजह से वो अपनी फिजूल खर्ची की आदत को धीरे धीरे छोड़ देती है। वक्त बीतता जाता है। प्रियंका अपने घर के साथ अपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगती है। अमिता अपने प्लान में कामयाब होने लगती है। एक दिन उसकी दोस्त शालिनी उसका हाल चाल पूछने उसके घर आती है। अरे अमिता, मैंने सुना है तेरी तबीयत खराब रहती है। नहीं, बस ये तो मेरा प्लान था ताकि मैं अपनी बहू को सबक सिखा सकूं। मम्मी जी, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसा कुछ करते हुए? अमिता उसकी बात सुनकर अचानक से गिर जाती है। प्रियंका उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही वे दोनों उनसे बात करने के लिए उनके कैबिन में जाते हैं। देखिए, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? जी हाँ, और ये ब्रेन ट्यूमर इन्हें आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से है। इनके जैसी केयरलेस पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखी। इतने लंबे समय से ऑपरेशन को नजरअंदाज किए जा रही हैं। डॉक्टर, कितने पैसे लगेंगे माँ के इलाज में? ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। पेशेंट के बचने के सिर्फ और सिर्फ 10% ही चांस हैं। यह बात बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शिव और प्रियंका डॉक्टर की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अमिता से मिलने जाते हैं। माँ, आप ये बात जानती थी और फिर भी हम लोगों से छुपाती रही, पर क्यों? बेटा, अब इस उम्र में मैं जीकर करूंगी भी क्या? क्यों मेरे ऑपरेशन पर इतना खर्च करना? ऑपरेशन की कामयाबी होने के चांसेस भी 10% है। माँ जी, इतनी भी कंजूसी क्या ही करनी थी आपको? देखा, आज आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। इस ऑपरेशन के बाद चांस चाहे 10% ही क्यों ना हो, लेकिन हम अब अपने कदम पीछे नहीं लेंगे और आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। पर कैसे प्रियंका? माँ के इलाज में तो पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम? मैंने जिन पैसों से शेयर मार्केट में शेयर खरीदे थे, अब उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। हम उन्हीं पैसों को यूज कर माँ जी का इलाज करवाएंगे। इस तरह प्रियंका अपने शेयर मार्केट के पैसों से अपनी सास का इलाज करा लेती है, जिसके कारण उसकी कंजूस सास को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो खर्चा हो या बचत। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी खर्चीली बहू और कंजूस सास? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।